आरआरबी एनटीपीसी में प्रस्तावना से 1 से 2 प्रश्न आते हैं, ठीक है। छोटा चैप्टर है, आप भी कर लोगे। अगर मेरे साथ अगर आप बने रहोगे तो हम अभी 30 मिनट में इतना कर लेंगे कि प्रस्तावना से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए, हम लोग इधर का अभी प्रश्न नहीं करने वाले हैं, डायरेक्ट हम लोग आते हैं कहाँ पे, प्रश्न संख्या 14 में, ठीक है। अब यहाँ क्यों आ गए, क्योंकि ये जो पीछे वाला है ना, ये आपका पीवाईक्यू है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि ये पीवाईक्यू आप खुद से कीजिए। और कब कर पाओगे, अगर मेरे साथ आप 14 से आगे का सारा कर लोगे तो ये पीवाईक्यू आप खुद कर लोगे, ये मेरा विश्वास है। अभी आप बने रहिए, देखिए होता है कि नहीं होता है। तो देखिए है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया। बोलता है हम भारत के लोग का जो शब्द से शुरू होता है प्रस्तावना, ये कहाँ से लिया गया, नीति निर्देशक तत्व से, सिद्धांत से, मौलिक अधिकार से, नागरिकता से, संविधान की प्रस्तावना से। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, संविधान की प्रस्तावना से। यहाँ एक और प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो है हम भारत के लोग किस संविधान से प्रेरित है, कहाँ किस देश की संविधान से प्रेरित है, बोल सकते हो तो अमेरिकी, आप छाप लो, अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना। आगे, भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। जैसे देखो, अभी जो संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या है, अभी का ए वाला है, संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, अभी का ये है। तो पूछ रहा है उस समय क्या था, तो उस समय था आपका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये था उस समय। कब, 26/1/1950 में। अभी क्या है, इसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ दिया गया है। तो बोलोगे कब जोड़ा गया, तो इसको 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया, ठीक है। ये चीज आपको इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया, बोलते हैं प्रस्तावना जो है संविधान का, उसमें भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक, एक सामाजिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर सी हो जाएगा, एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका डिटेल हम लोग धीरे धीरे आगे करते जाएंगे, इसीलिए यहां नहीं कर रहे, सबका प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। ध्यान रहे, प्रस्तावना, यहाँ पे किसको, प्रस्तावना को किसने प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा, ये प्रश्न है। प्रस्तावना, ध्यान रहे, इससे रिलेटेड कई सारा प्रश्न है, इसीलिए मैं इसको ध्यान में रखने के लिए बोल रहे हैं। तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, के एम मुंशी, इसका सही आंसर हो जाएगा के एम मुंशी ने कहा था। ये जो है गणतंत्र की जन्म कुंडली है प्रस्तावना, ठीक है। इसका पूरा नाम, के एम मुंशी का पूरा नाम क्या था, कन्हैयालाल मानिक लाल मुंशी, कन्हैयालाल मानिक लाल मुंशी था, ठीक है। मुंशी तो लिखा हुआ है, ये चीज आपको ध्यान में रहे। एक चीज और इन्होंने कहा था कि राष्ट्र की मूल भावना और दिशा बताने वाला दस्तावेज इन्होंने ही माना था प्रस्तावना को, ठीक है। एक और नाम यहाँ पे जरूरी है क्योंकि उससे भी प्रश्न आता है, एन ए पालकीवाला। इन्होंने प्रस्तावना को क्या कहा था, ठीक है। तो इन्होंने कहा था संविधान का परिचय पत्र। इन्होंने क्या कहा था, संविधान का, अच्छा यहाँ पे नहीं लिखा रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो आप ध्यान में रखिएगा। एन ए पालकीवाला ने क्या कहा था, संविधान का परिचय पत्र कहा था। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर बात किया जाए, ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना बनने का जो प्रोसेस है, तो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी, 1946 को नेहरू जी क्या लाया था, उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आया था। क्या चीज लेकर के आया था, उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। ये नेहरू जी ने लेकर के आया था, ठीक है। यही उद्देश्य प्रस्ताव
यही उद्देश्य प्रस्ताव क्या हुआ, 22 जनवरी 1947 को पूरा जो संसद जो सभा था उसके द्वारा इसी को प्रस्ताव के रूप में सभी ने मान लिया। ठीक है, सभी ने प्रस्तावना के रूप में एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, पूछा जाता है, बहुत बार पूछता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहलाता है? बोलता है आत्मा कौन सा भाग कहलाता है संविधान का? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उद्देशिका यानी प्रस्तावना जो है ये संविधान का आत्मा कहलाता है। ये चीज आपको ध्यान में रहना। अब क्यों कहलाता है आत्मा? तो देखिए हमारे पास जितने आर्टिकल है, ठीक है, जितने आर्टिकल है, जितने भाग है, अभी जितने अनुच्छेद है, सब जो बना है यही प्रस्तावना से ही, इसी के ढांचा जो ये है, प्रस्तावना एक तरह का ढांचा है और इसी के अनुसार से उसको बनाया गया है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या चीज कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है, यही आत्मा है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? अब देखो संविधान को किसने एक पवित्र दस्तावेज कहा था? तो बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था। साथ में इन्होंने आर्टिकल का अगर बात किया जाए तो आर्टिकल 32 को इन्होंने संविधान का आत्मा कहा था। संविधान का आत्मा कहा था। ठीक है, आर्टिकल 32 को क्यों कहा था? आर्टिकल 32 को ही संविधान का आत्मा अंबेडकर जी के ना, तो इसलिए कहा था कि नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार के हनन होने पर सीधा सुप्रीम कोर्ट यानी एससी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, कोई बिना रुकावट के अगर किसी का मौलिक अधिकार का हनन हो गया तो वे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आपको बताना है मौलिक अधिकार आर्टिकल कहां से कहां तक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलो बताओ मौलिक अधिकार। ठीक है, अब सर्वोच्च न्यायालय आप जा सकते हो, अगर आपका मौलिक अधिकार का कोई भी हनन करे तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो। इसीलिए बी.आर. अम्बेडकर ने इसको क्या कहते हैं? संविधान का आत्मा कहा था। ये चीज आपको ध्यान में रखना और कमेंट करना है भी आपको मौलिक अधिकार कहां से कहां तक का आर्टिकल में निहित है। चलिए, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्राधिकार स्रोत का मतलब क्या होता है। तो प्राधिकार स्रोत का मतलब होता है किसी चीज को वैध यानी जो लीगल बोलते हैं हम लोग और मान्य बनाने वाली सर्वोच्च शक्ति, यानी किसी चीज का अंतिम शक्ति किसके पास है? प्राधिकार यानी संविधान का जो अंतिम शक्ति है, जिसमें सारा शक्ति निहित है, वो किसके पास है? संविधान का सारा शक्ति किसके पास है, ये बोल सकते हो। अच्छा चलो इसको एक एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। मान लो एक स्कूल है, इनका एक प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल साहब हो गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं। ठीक है, अब स्कूल में कुछ कानून बनाए जाना है, तो अगर प्रिंसिपल खुद वह कानून बना दिया, प्रिंसिपल अगर खुद कानून बना दिया तो प्राधिकार कौन हो गया? प्रिंसिपल। प्राधिकार कौन हो गया? प्रिंसिपल। लेकिन अगर सारे छात्र मिलकर के नियम बनाते, कानून बनाते और कहते हैं कि ये नियम हमारी सहमति से बनी है, तो प्राधिकार कौन हो गया? छात्र हो गया। इसी तरह भारत का जो संविधान बना है किसके द्वारा बना है और किस पे लागू होता है और कौन इसको बनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के लोग। इसको पूरा जो संविधान बना कौन बनाया? भारत के लोग। तो इसका प्राधिकार कौन हो गया? भारत के लोग हो गया। ये चीज आपको ध्यान में रखना। हमारा जो प्रस्तावना जो शुरू होता है हम भारत के लोग से ही शुरू होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपबंध कराने के लिए वायदा नहीं करता? अभी हम लोग देखें कि सारा हम ही लोग बनाए, तो बोलते हैं एक इसमें से जो है चारों ऑप्शन में कौन वायदा नहीं करता प्रस्तावना? तो सामाजिक न्याय का, राजनीतिक न्याय का, विचारों की स्वतंत्रता का, पूजा की समानता का। तो हमारा जो प्रस्तावना है पूजा की समानता का उपबंध का वायदा नहीं करता है। पूजा की समानता तो क्या करता है? हम लोग धार्मिक स्वतंत्र है कि नहीं? तो बिल्कुल है। तो ये क्या चीज करता है? चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये हम लोग को क्या करता है? उपासना। क्या चीज? उपासना की स्वतंत्रता देता है। क्या देता है? उपासना की स्वतंत्रता। अब बोलो उपासना और पूजा में क्या अंतर है? तो सबसे पहले उपासना की, और एक तरफ है पूजा की
पूजा की समानता, ठीक है। क्या डिफरेंट है दोनों में? इक्वलिटी ऑफ वर्शिप और फ्रीडम ऑफ वर्शिप। ये हो गया आपका फ्रीडम ऑफ वर्शिप और इक्वलिटी ऑफ वर्शिप। दोनों में क्या डिफरेंट है? तो आप अगर कहीं सुने होंगे कि हम ईश्वर के पास पूजा करने जा रहे हैं, किसी का आराधना कर रहे हैं, ठीक है, किसी के प्रति आपका आराधना है, ठीक है, वचन है, चाहे अगर आप नमाज पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, प्रार्थना करना, ध्यान लगाना, नमाज पढ़ना, ये सारा आपका क्या हो गया? उपासना के अंदर आ गया। और अगर पूजा की बात करें तो पूजा एक पद्धति जो है, जैसे हम लोग भगवान श्री गणेश का अगर पूजा कर रहे हैं तो उसे अगरबत्ती लगाना, उसे पुष्प अर्पित करना, उसे फल फूल अर्पित करना, जल अर्पित करना, ये हमारा पद्धति है, ठीक है। तो हम इस पे ये क्या है, ये कोई गारंटी नहीं देता है पूजा की, ठीक है। किसका देता है? उपासना का। भाई तुम जाओ, मंदिर जाओ, ठीक है, तुम किसी का गुरुद्वारा चले जाओ, चाहे आप किसी कहीं पे आप नमाज पढ़ रहा है कोई लोग, तो इस चीज़ का क्या है, इस चीज़ का गारंटी देता है, लेकिन पूजा का नहीं देता। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? बोलता है क्रम बताओ, किस क्रम में लिखा हुआ है? जो प्रस्तावना लिखा हुआ है किस क्रम में? गणतंत्र, यहाँ पे लिखा है गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी। तो गणतंत्र देखो, गणतंत्र आपका शुरू में नहीं आएगा, ये अंत में आएगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना। तो ये गलत हो गया। सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी। हमारा प्रस्तावना में जनवादी कहीं उल्लेख नहीं किया गया, यहाँ पे लोकतंत्र का उल्लेख किया गया, तो ये भी गलत हो गया। सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी भी आ गया, और धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी। पहले समाजवाद होगा, इसके बाद धर्मनिरपेक्ष होगा, ये भी आपका गलत हो गया। डी नंबर देखिए, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना। अगर इसका ऑर्डर आपको याद रखना ट्रिक से, तो एक छोटा सा ट्रिक बना लो। क्या होगा ये ट्रिक? सा ध लो गण। आप इसको 4-5 बार बोलो, सा ध लो गण, ठीक है। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, दूसरा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, लो से लोकतंत्रात्मक, और ग से गणतंत्र। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हो। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। बोलता है कौन सा प्रस्तावना में कौन सा प्रावधान दिया गया है जिससे सभी लोग मतदान कर सकता है? कितने साल के उम्र ऊपर के सभी लोग मतदान करते हैं? 18 ईयर्स के ऊपर, ठीक है, 18 साल के ऊपर सभी लोग मतदान कर सकते हैं, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो बालिका हो, चाहे बालक। 80 जिसका उम्र 18 साल हो गया है उसको एक वोट देने का अधिकार है। तो बोलता है कहां से प्रावधान जो है कहां से मिलता है, किससे मिलता है? पंथ निरपेक्ष से, अखंडता से, समाजवाद से, गणतंत्र से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, गणतंत्र से। सबसे पहले गणतंत्र है क्या, ठीक है। गणतंत्र तो किसी देश का प्रमुख, जैसे किसी देश का जो प्रमुख होता है, ठीक है, जैसे भारत का जो सबसे प्रमुख है भारत के राष्ट्रपति, वे वंशानुगत नहीं होना चाहिए, वे वंशानुगत नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? चुन करके जाना चाहिए, निर्वाचित होकर के वहां पे जाना चाहिए। भारत का जो राष्ट्रपति उनका निर्वाचन ही होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो वंशानुगत नहीं। इसीलिए हम लोग क्या है, एक गणतंत्र देश में। इसका आगे भी हम लोग प्रश्न लेकर के आएंगे, तो इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? देखो प्रश्न आ गया, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? ध्यान से सुनो, भारत गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, भारत में वंशानुगत शासन नहीं। अभी हम लोग पीछे बात किए थे, ठीक है। तो अगर बात किए भारत सभी मामले में अंतिम अधिकार जनता के पास है, इसका मतलब क्या हुआ? यानी लोकतंत्र है,
ये किसका विशेषता है? लोकतंत्र का विशेषता है। सभी मामले में अंतिम अधिकार जनता के पास है। किसका विशेषता है? लोकतंत्र का, लोकतंत्र का विशेषता है। ठीक है, ठीक है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। अगर संसदीय शासन व्यवस्था, इसका मतलब क्या है? शासन प्रणाली क्या? पार्लियामेंट्री सिस्टम यहाँ चलता है। क्या चलता है? सांसद का ये क्या हम लोग कर सकते हैं? पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है अगर संसदीय शासन व्यवस्था है तो। तीसरा है भारत राज्यों का एक संघ है। भारत राज्यों का संघ है, इसका मतलब क्या है? फेडरल सिस्टम है। यहाँ क्या? संघात्मक व्यवस्था। कैसा व्यवस्था है? संघात्मक। ठीक है, यानी ये सारा चीज हमको दर्शाता है। और अगर गणतंत्र का बात किया जाए तो यहाँ पे वंशानुगत शासन नहीं है। इस चीज को आप गांठ बांध लीजिएगा और जरूर इससे पूछा जाएगा। ठीक है, लोकतंत्र मतलब क्या? लोकतंत्र का अगर बात किया जाए तो क्या होता है? जो जनता द्वारा जनता के लिए चुना जाता है वो लोकतंत्र हो गया। गणतंत्र क्या है? जिसमें निर्वाचित क्या है? राजवंश वंशानुगत द्वारा ना हो। ठीक है, निर्वाचित किया जाए। गणतंत्र में निर्वाचन जरूरी है। आगे, संविधान के निम्नलिखित में से किस रूप में रैखिक, ये गलत वर्ड है यहाँ पे। ठीक है, एकात्मक यहाँ पे होगा। ठीक है, एकात्मक और परिसंघीय दो प्रकार के संविधान की विशेषता अंतर्विष्ट है। बोलता है संविधान के निम्नलिखित में किस रूप में एकात्मक और परिसंघीय दोनों प्रकार के संविधान की विशेषता अंतर्विष्ट है। चलो इसको समझने के लिए हम लोग पहले देखते हैं एकात्मक क्या है, संघीय व्यवस्था क्या है और अर्ध संघीय व्यवस्था क्या है। तीनों व्यवस्था को हम लोग समझेंगे सबसे पहले। ठीक है, एकात्मक, संघात्मक, फिर है अर्ध संघात्मक। ठीक है, ऐसे। तो सबसे पहले देखिए एकात्मक का अगर बात किया जाए तो एकात्मक में क्या, इनमें सारी शक्ति जो होता है ना, एकात्मक में सारी शक्ति किसके पास होता है? केंद्र के पास। एक केंद्र के पास सारी शक्ति होता है। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो यूनाइटेड किंगडम, यूके जो हो गया आपका यूनाइटेड किंगडम, ये एकात्मक सरकार वाली संविधान इसमें चलती है। ठीक है, अब है संघात्मक। संघात्मक होता है, इसमें क्या होता है? शक्ति जो है केंद्र के पास और साथ में साथ राज्यों दोनों के बाद डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, राज्य के पास अपना शक्ति होता है और केंद्र के पास भी अपना शक्ति होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये संघात्मक हो गया। जैसे यूनाइटेड स्टेट यूएस में, ठीक है, ऐसा होता है, संघात्मक शासन व्यवस्था है। और अर्ध संघात्मक में क्या है? यहाँ का जो शक्ति है इसके पास केंद्र के पास भी है और राज्यों के पास भी है। लेकिन देखो ये तो संघात्मक वाला हो गया, लेकिन केंद्र के पास शक्ति ज्यादा होता है, राज्य के पास कम होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अर्ध संघात्मक बोलते हैं। और एक इसका एग्जांपल हो गया इंडिया, भारत, हम लोग का जो है अर्ध संघात्मक प्रणाली है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर कौन हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। चौथा है भारत के संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार का न्याय व्यवस्था की गई है? कितने प्रकार का न्याय व्यवस्था की गई, ये चीज आपका यहाँ पे प्रश्न है। 2, 3, 1 और 4। तो न्याय व्यवस्था का बात किया जाए तो 3 प्रकार का किया गया। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन सा? सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। दूसरा कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा आर्थिक न्याय। तीसरा कौन सा हो जाएगा? राजनीतिक न्याय। ठीक है, ये 3 तरह का न्याय हो गया। और ये जो तीनों न्याय है ना, इसका जो आदर्श कहां से लिया गया था? तो 1917 के रूसी क्रांति से। कहां से? रूसी क्रांति से। रूसी क्रांति से थोड़ा सा रिपीट हो जाता है, थोड़ा सा क्या होता है, ओवरलैप कभी कभी हो जाता है। ठीक है, आगे निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द वर्ष 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? ठीक है, बंधुत्व, सम्मान,
संप्रभु अखंडता। तो 1975 में पूछ रहा है 1975 में कौन सा ये जो है शब्द जो संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अखंडता। क्या हो जाएगा? अखंडता हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे कब सम्मिलित किया गया? तो इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ क्या किया गया था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों को 42वें संविधान संशोधन 1976 में सम्मिलित किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर सही आंसर। ठीक है, अखंडता को, ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनके आगे व्याख्या की गई है। बोलता है जो प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है नीचे, उसमें से एक आपको छांटना है। तो मूल अधिकार में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्य में। तो ये जो दिया गया है आपका सी नंबर सही हो जाएगा, तीनों में दिया गया है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना। अब एक एक करके मूल अधिकार, मूल अधिकार क्या है? नागरिक स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करता है। मूल अधिकार के द्वारा नागरिकों का स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करता है। राज्य का नीति निर्देशक क्या करता है? सामाजिक, आर्थिक न्याय और कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य रखता है। ठीक है, और इसके बाद मूल कर्तव्य क्या है? बंधुत्व और एकता की बढ़ावा देने के लिए नागरिकों की नैतिक जिम्मेदारी तय करता है मूल कर्तव्य। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना। इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ने वाले हैं, एक एक करके। मूल अधिकार एकदम बहुत लंबा क्लासेस होगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इसके बाद लाने वाले हैं। तो आप बने रहिएगा, जरूर देखिएगा। सारा प्रश्न के द्वारा हम क्लियर करेंगे, एक एक MCQ के द्वारा। बिल्कुल आपका नंबर नहीं कटेगा पॉलिटी में। ठीक है, भारतीय संविधान के उद्देशिका में संशोधित किया गया था। तो अभी इसके पहले हम लोग कर लिए हैं। ठीक है, कब संशोधित किया गया था उद्देशिका में? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधित किया गया था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ठीक है, और ये जो है इसके साथ में 3 शब्द जोड़े गए थे जो अभी हम लोग पीछे बात किए थे, सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब है 17वें संशोधन द्वारा। 17वें संशोधन में क्या कब किया गया था? सबसे पहले 1964 में 17वां संशोधन किया गया था। इसमें क्या था? भूमि सुधार से संबंधित जो अधिनियम लाया था, भूमि सुधार से संबंधित संशोधन किया गया था। 24वां संशोधन कब किया गया था? तो 1971 में किया गया था। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और इसमें क्या था? संसद की संशोधन शक्ति जो है, जो आर्टिकल 368 उसमें स्पष्टता लाया गया। पहले उतना स्पष्ट नहीं था, तो उसमें स्पष्टता लाया गया। ठीक है, इसके बाद 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 को हुआ था। ठीक है, आपातकाल संबंधी प्रावधान में बदलाव किया गया था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन उद्देशिका में भी संशोधन किया जा सकता है। किस वाद में कहा गया था? अब यहां पे है कि आर्टिकल 368 के द्वारा उद्देशिका में भी संशोधन किया जाएगा। किस वाद में कहा गया था? ये आपके पास प्रश्न है। ठीक है, तो देखो, इसको समझने के लिए आपको 2 केस आपको समझना पड़ेगा। एक केस है आपका यहाँ पे जो ऑप्शन है बेरुबारी केस। ठीक है, जो एक केस कब हुआ था? 1960 के आसपास में। ठीक है, एक है केशवानंद भारती केस, कब हुआ था? 1973 के आसपास में हुआ था। ठीक है, तो बेरुबारी केस में क्या हुआ था? इसमें जो कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसे लागू नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब केशवानंद भारती का जो बाद हुआ, केस हुआ, तो इसमें न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, परंतु यह स्वतंत्र रूप से न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसका संशोधन का जो है अब केशवानंद भारती के साथ वाद के साथ किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती। इससे रिलेटेड देखो,
इसके रिलेटेड सारा भी आने वाला है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? विधिक स्वरूप, अगर विधिक स्वरूप सबसे पहले हम लोग देखेंगे विधिक स्वरूप होता क्या है। तो क्या प्रस्तावना को अदालत में लागू किया जा सकता है? प्रस्तावना को अदालत में लागू किया जा सकता है, ये यहाँ पे है। एग्जाम्पल से समझो, मान लो कोई व्यक्ति अदालत में जाकर अदालत में जाके कहे कि मुझे सामाजिक न्याय नहीं मिला, क्योंकि प्रस्तावना में लिखा है कि सामाजिक न्याय इसलिए मुझे सामाजिक न्याय दिलवाओ। प्रस्तावना के आधार पर वो सामाजिक न्याय मांगने चला गया, ठीक है। तो उस केस में क्या करेगा? क्या अदालत केवल प्रस्तावना के आधार पर फैसला दे देगा कि हाँ चलो प्रस्तावना में लिखा है सामाजिक न्याय तो तुमको उसी के आधार पर फैसला दे देंगे? नहीं। तो प्रस्तावना क्या है? यही विधिक स्वरूप है, ठीक है। अब प्रस्तावना क्या बोलेगा? प्रस्तावना क्या हमें संकेत करता है? प्रस्तावना हमें सिर्फ एक मार्गदर्शन देता है, ठीक है। प्रस्तावना सिर्फ हमें मार्गदर्शन देता है, चाहे मार्गदर्शक है, ठीक है। अगर आपको कोई भी तरह का कानून में, अगर आपको कोई भी तरह का न्याय लेना है तो उस आर्टिकल को आपको बताना पड़ेगा। जैसे हमको न्याय चाहिए तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 आपको बताना होगा कि हमको आर्टिकल 14 के तहत हमको ये न्याय दिलवा दो, आर्टिकल 21 के तहत हमको ये न्याय दिलवा दो, ठीक है। तो अनुच्छेद जो है आर्टिकल है, आर्टिकल है, ये आपको अधिकार दिलाता है, जबकि प्रस्तावना ये आपका मार्गदर्शक है, ये दिशा दिखाता है, ठीक है। ये अंतर है। तो आपका यहाँ प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है। तो इसे हम लागू नहीं कर सकते। प्रस्तावना का जो विधिक स्वरूप है इसे हम लागू नहीं कर सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय है? तो नहीं, प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? हाँ, केशवानंद भारती का केस के बाद प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया गया था, ठीक है। क्या प्रस्तावना लेकिन ठीक है, क्या प्रस्तावना से शक्ति मिलती है? तो नहीं, प्रस्तावना से कोई तरह का शक्ति आपको नहीं मिलती है। अगर आपको कोई तरह का शक्ति मिल रहा है तो आपको आर्टिकल के अनुसार से मिलेगा, संविधान में जितना आर्टिकल उसके प्रावधान के अनुसार से मिलेगा, ठीक है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम उल्लेखित किया गया है? तो बोलता है कितने प्रकार का न्याय है? तो न्याय आपका 3 प्रकार का न्याय है, ठीक है। अभी हम लोग बात किए थे 3 प्रकार का न्याय क्या क्या था, आपको कमेंट करके बताना है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया? तो 5 प्रकार का दिया गया। समानता कितने प्रकार का प्रस्तावना में है? 2 प्रकार का समानता है। और भ्रातृत्व कितने प्रकार का? 1 प्रकार का है, ठीक है। चलो इसके बारे में हम लोग डिटेल से देख लेते हैं। तो 3 प्रकार का न्याय क्या है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इसको आपको ध्यान में रखना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता 5 प्रकार के क्या? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, ये 5 प्रकार का है। इसके बाद समानता 2 प्रकार का है, अवसर की समानता, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की समानता। इसके बाद फ्रेटर्निटी जो है व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली प्राप्ति है, ये केवल एक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए इधर खत्म हुआ। अब हमको पूरा विश्वास है कि आप सारा प्रश्न कर लोगे। अब हम प्रश्न संख्या 1 जा रहे हैं, यहाँ से आप देखिए कर पा रहे हो कि नहीं। डैश के अनुसार संविधान ने संसद ने संविधान में संशोधन 42वें संवैधानिक संशोधन किया और संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता को शामिल किया। बोलता है यहाँ पे प्रश्न है कि किसके तहत, किस आर्टिकल में संशोधन करके 42वां संशोधन किया गया था। तो ये है, तो हमारा सही आंसर कौन? इसके बारे में अभी हम लोग किए थे, आर्टिकल 368 हो जाएगा, ठीक है।
आगे धर्मनिरपेक्ष शब्द को डैश संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान के उद्देशिका में जोड़ा गया था। तो धर्मनिरपेक्ष कौन सा संविधान में? 42 में। ये भी हम लोग किए थे, तो आप कर लिए होंगे, मुझे पता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द डैश का अर्थ राज्य के निर्वाचन प्रमुख से है। बोलता है निर्वाचन प्रमुख से क्या, इसका भी हम लोग डिटेल में चर्चा किए थे। तो क्या हो जाएगा? गणराज्य। सही आंसर क्या हो जाएगा? गणराज्य हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द को बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया और राष्ट्र की एकता शब्द को भी बदलकर राष्ट्र की एकता एवं अखंडता कर दिया गया? बोलता है, प्रश्न है, ध्यान से समझिए, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा, पहले क्या था? संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, अब इसे बदलकर क्या कर दिया? संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया। ठीक है। साथ में राष्ट्र की एकता था शुरू में, जो अभी हम लोग बात किए थे, जैसे हम लोग बात किए थे 26/1/1950 का बात किए थे, उस समय क्या था और अभी क्या है? तो यही तो बात यहाँ बात हो रहा है। तो राष्ट्र की एकता शब्द को भी बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया। कौन सा संशोधन के बाद किया था? सब जानते हैं, 42वां संशोधन 1976 के द्वारा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? भाई वही तो प्रश्न है, सेम आंसर होगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। ठीक है। एक संक्षिप्त परिचयात्मक व्यक्तित्व जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देशिका सिद्धांत और दर्शन को निर्धारित करती है कहलाती है, तो क्या कहलाती है? प्रस्तावना कहलाता है। आपका सही आंसर सी हो जाएगा। 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को, देखिए ये प्रश्न अभी हम लोग किए हैं, कि पूरी तरह से बदला जा सकता है, आधारों में विभाजित किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है, या फिर संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, संशोधित किया जा सकता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? संविधान की प्रस्तावना। बताओ आप लोग, किया वो क्या हुआ है? सही आंसर ए नंबर, संविधान की प्रस्तावना। हम लोग देखेंगे ही नहीं ऑप्शन, क्योंकि हम लोग सारा कर चुके हैं। भारत द्वारा धर्मनिरपेक्ष स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपनी इच्छा अनुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार। ये भी आपका हम अभी किए हुए हैं। संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है? तो ये भी हम लोग किए थे, कहाँ आत्मा बसता है? तो सही आंसर सी नंबर, प्रस्तावना में। ठीक है। निम्नलिखित में से भारत के बारे में सही कथन चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, भारत एक ईश्वरीय देश है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, बहुत बार किए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। आप बिल्कुल इसे कर ले रहे होगे, मुझे पता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रेमबल में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है। तो क्या सूचित करता है? कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि, यानी देश का प्रधान वंशागत होगा, कि देश का प्रधान संवैधानिक शासन होगा, देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि होगा। तो हमारा सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। हम लोग सारा किए। तो चलिए आज इतने ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। ठीक है। और